आज हम लोग का टॉपिक है प्रकाश में व्यतिकरण। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण और व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, और कब तीव्रता अधिकतम होती है, कब न्यूनतम होती है, इन सब घटनाओं का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए व्यतिकरण। ठीक है, तो व्यतिकरण का परिभाषा क्या होता है, ध्यान से लिखिए थोड़ा सा। जब दो एक समान जब एक समान आवृत्ति की दो तरंगे जब एक समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में एक साथ संचरित होती है, तब माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। जब एक समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में एक साथ संचरित होती है, तब माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम। ध्यान से देखिए, जब एक समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में एक साथ संचरित होती है, तब माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं, व्यतिकरण। एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, यह एक तरंग y1 है, इसका समीकरण हम लिखते हैं a1 sin ओमेगा टी माइनस kx। यह एक तरंग y2 है, इसका समीकरण है a2 sin ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव। हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, कलांतर जो है कलांतर स्थिर होना चाहिए। एक तरंग यह है, एक तरंग यह है, दोनों एक ही माध्यम में संचरित हो गई। इनके अध्यार ऊपर जो नया तरंग बनेगा उसका तीव्रता क्या होगा, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगा, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम। ठीक है, तीव्रता जहाँ पर अधिकतम होता है वहाँ पे प्रकाश चमकीला होता है, और जहाँ तीव्रता न्यूनतम होता है वहाँ पे हमें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक संपोषी व्यतिकरण होता है, विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण वहाँ पर होता है जैसे कि जहाँ पे तीव्रता अधिकतम हो, जहाँ तीव्रता अधिकतम होता है उसको हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जहाँ तीव्रता न्यूनतम होता है उसको क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। तो पहले ध्यान से देखिए, दो तरंगों के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक। मान लीजिए पहला तरंग का समीकरण है a1 sin ओमेगा टी प्लस माइनस kx, और दूसरा है y2 बराबर sin ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव। ध्यान से फाइव क्या होता है, चित्र द्वारा हम लोग समझते हैं।
ठीक, एक तरंग यह हो गया, एक तरंग मान लो हम यहाँ से बना रहे हैं। इसमें क्या करना है ना, ध्यान से समझिए। जैसे देखो ये मध्य बिंदु हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो मध्य बिंदु इसका क्या मिल रहा है, ये वाला भाग मिल रहा है, ठीक। कलांतर स्थिर कैसे होता है, चित्र द्वारा समझिए। जैसे कि हम मध्य बिंदु ले लिए, आप इसका एकदम शीर्ष ले लिए, एकदम उच्चतम बिंदु ना। जब इसका हम उच्चतम बिंदु ले तो उस स्थिति में इसका ए वाला बिंदु हमें प्राप्त होगा। जब जब इसका हम उच्च बिंदु लेंगे तब तब अगर इस तरंग का यह वाला बिंदु प्राप्त होगा तो हम बोलेंगे कलांतर स्थिर है। फिर से देखिए, यहाँ पर हम उच्चतम बिंदु ले लिए, इसका कहाँ मिल रहा है, इसका भी उच्चतम मिल रहा है, कलांतर स्थिर नहीं है। देखो इसका उच्चतम बिंदु यह हो गया, ये मान लिए बी, यहाँ पे ए डैश और बी डैश भी एकदम सेम उसी स्थान पर होना चाहिए, ठीक। अगर इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है तो हम बोलेंगे कलांतर स्थिर है, ठीक। मतलब कि जितना अंतर प्रारंभिक स्थिति में है उतना अंतर तरंग के प्रत्येक बिंदु को होना चाहिए। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसका प्रारंभ है तब प्रारंभ वाले बिंदु पे कहाँ है, अधिकतम पे है। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रारंभ है, तो प्रारंभ पे फिर ये क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। ये प्रारंभ वाले बिंदु पर यह अधिकतम होना चाहिए है, तो ठीक है ना। ऐसे ही मतलब ये आगे बढ़ता रहे। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा चित्र में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन अपने से समझ जाइए कि जब जब हम इसका ऊंचा वाला लेंगे और नीचे वाले तरंग का जहाँ मिल रहा है, अगर वह हर एक श्रृंग पे वैसे ही स्थिति बनी रहेगी तो हम बोलेंगे कलांतर स्थिर है। नहीं समझे? एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं, ऐसे समझे जैसे आया, ठीक है। देखो ध्यान से, हम यहाँ क्या पा रहे हैं, श्रृंग। इस बिंदु को क्या पा रहे हैं, श्रृंग, और ठीक उसी बिंदु पे यहाँ का है गर्त। मतलब कि जब जब हम इसका श्रृंग लेंगे तब तब इसका गर्त बने, तब हम क्या बोलेंगे, कलांतर स्थिर है। मतलब कि जो प्रारंभिक स्थिति है वही स्थिति जो है आगे बढ़ती चली जाए तो हम बोलेंगे कलांतर क्या होता है, स्थिर होता है। माने दो तरंगों के स्थितियों का अंतर हमेशा एक समान हो, क्या हो, एक समान हो, तो हम बोलते हैं कलांतर स्थिर है। वही कलांतर देखो यहाँ क्या है, फाई है, क्या है, फाई। यह कोण होता है, क्या होता है, कोण, ठीक। अब देखिए हमें परिणामी तरंग की तीव्रता निकालना है तो हम निकालेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग y बराबर क्या होगा हमारा, y1 प्लस, y बराबर y1 के स्थान क्या लिखेंगे, a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, सही है। इधर y2 के स्थान बोलिए a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव, ठीक। फिर क्या होगा, y बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस a2, यहाँ साइन a प्लस b का सूत्र लगाएंगे, यह ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ, और प्लस b हो जाएगा साइन a ओमेगा टी माइनस kx कास b प्लस कास a इंटू साइन बी। फिर से देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी का सूत्र मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन ए कास बी प्लस कास ए
साइन बी। साइन ए कास के साथ फाई प्लस कास के साथ ए, हाँ, ये साइन फाई। यहाँ पे A2 बाहर रहेगा। ध्यान देखो, फाई बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कास फाई प्लस कास A2 रहेगा ना, A2 इसमें भी बुरा होगा। A2 कास ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई, ठीक है। हाँ, तो y बराबर हो जाएगा A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, हमारे पास 3 पद है, 1 और 2 और 3। इनमें देख रहे हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन मिल रहा है ना, उसको ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा हमारा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, क्या बचेगा, A1 बचेगा, यहाँ पर A2 कास फाई बचेगा ना। अच्छा, यहाँ पर A2 कास ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई, ठीक। ये हमारा परिणामी तरंग की तीव्रता प्राप्त हुआ है। इसमें थोड़ा सा हम लोग संशोधन करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, देखो यहाँ साइन ए है, हमें साइन ए प्लस बी का सूत्र बनाना है। क्या बनाना है, क्यों बनाना है, ध्यान से देखो। अगर इस तरंग का समीकरण y बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो सकता है, और जो अगला तरंग था उसका भी समीकरण क्या, y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई हो सकता है ना। जब इन दोनों तरंगों के मिलने पर एक नया तरंग जब बनेगा, उसका भी चित्र इसी तरीके का होगा, थोड़ा सा यहाँ में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो उसका भी जो मतलब कि इसका, यह साइन का ग्राफ है, बोले थे एक दिन, यह किसका ग्राफ है, साइन। यह भी साइन का ग्राफ है। जो परिणामी तरंग जब मिलेगा तो उसका भी समीकरण इसी तरीके का होगा, आयाम में परिवर्तन होगा। तो उसका भी जो सूत्र बनेगा वो साइन का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, साइन का। जो हमें तरंग मिलेगा, परिणामी तरंग, वह किस रूप में मिलेगा, साइन के रूप में। जैसे यह तरंग किस रूप का है, साइन का, क्योंकि साइन का ग्राफ यह होता है। यह भी तरंग किस रूप का है, साइन का। इन दोनों के अध्यारोपण से जब नया तरंग जब मिलेगा हमें, तो वह भी किस रूप का होगा, साइन का। तो हमें साइन ए प्लस बी बनाना है। साइन ए प्लस बी कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। साइन ए हो गया, यहाँ पे कास बी क्या होना चाहिए, कास बी। तो हम लिखेंगे A1 प्लस A2 कास फाई, तो हम लिखेंगे ए कास थीटा। क्या लिखेंगे, ए कास थीटा। A1 प्लस A2 कास फाइव हम लिखेंगे कास थीटा, और A2 साइन फाइव हम क्या लिखेंगे, A2 साइन फाइव लिखेंगे साइन थीटा, ठीक। यह ए क्या है, इन दोनों तरंगों के मिलने से जो नया तरंग बनेगा उसका आयाम है। किसका आयाम है, इन दोनों तरंगों के मिलने से जो नया तरंग बनेगा उसका क्या है, आयाम है, ठीक। तो A1 बराबर A2 प्लस कास A1 प्लस A2 कास फाइव बराबर ए कास थीटा, A2 साइन फाइव बराबर ए साइन थीटा। इसको समीकरण 1 में हम लोग रखते हैं। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या पाएंगे, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 से y बराबर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ए कास थीटा प्लस कास
ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके स्थान पे साइन थीटा। फिर वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये बाहर ले लीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ध्यान से देखिएगा ना, और फिर कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन थीटा। अब देखो सूत्र बन गया, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। सूत्र हमारा क्या बना, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक, और प्लस थीटा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, इस तरंग का समीकरण y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। चित्र इस तरीके का है, y2 है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव है। इसका भी चित्र इसी तरीके का है। ग्राफ जो नया तरंग मिलेगा उसका भी चित्र इसी तरीके का होगा। जो नया तरंग मिलेगा उसके आयाम में बस भिन्नता होगा, इसी तरीके के चित्र मिलेगा। और उसका समीकरण क्या हो गया, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, क्या है थीटा। यह परिणामी तरंग का समीकरण है, इसको नोट कर लीजिए। यह समीकरण क्या है, परिणामी तरंग का, यही समीकरण परिणामी तरंग का समीकरण है, ठीक है। ये क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, तरंग का आयाम। थीटा क्या है, प्रारंभिक कला कोण। ठीक, नोट कर लीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अपरिणामी तरंग जो हमें प्राप्त हुआ है, परिणामी तरंग जो प्राप्त हुआ है उसका आयाम हमें निकालना है। क्या निकालना है, आयाम। वो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, a1 प्लस a2 कास फाइव बराबर हमारा क्या था, a कास थीटा। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं हम यहाँ पर ना। और क्या था, a2 साइन फाइव बराबर हमारा क्या था, a साइन थीटा। हमें परिणामी तरंग का आयाम निकालना है, तो परिणामी तरंग का आयाम इसमें से कौन है, यह है। a1 क्या है, पहले तरंग का आयाम, a2 क्या है, दूसरे तरंग का आयाम, ठीक है। और a क्या है, परिणामी तरंग का आयाम। हमें a का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। यह कहाँ से प्राप्त किए हैं, जहाँ हम जो माने थे, इतना बड़ा रे इतना बड़ा रे, हम कहीं माने थे बीच में ना, वही है। क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग करेंगे, माने 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो चलिए इधर का इधर वर्ग करके जोड़ते हैं, ऐसे LHS का LHS साइड हुई, ठीक, और उस साइड का उस तरफ। ठीक, क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव, ठीक, प्लस 2a1 a2 कास फाइव। यहाँ वर्ग का सूत्र है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b हमारा इतना है, और प्लस 2ab। यहाँ हो जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका वर्ग यह हो जाएगा, इसका वर्ग यह हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, इसको हम पास में रखते हैं। इधर फाइव है और इस साइड थीटा है, ध्यान देना। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव, इसको पास में रखते हैं, प्लस
A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस 2A1 A2 cos 5 बराबर A स्क्वायर कॉमन लेते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 दोनों में है ना। हाँ थोड़ा सा ध्यान से देखिए A2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2A1 A2 cos 5 बराबर A स्क्वायर। इसका आंसर है यहाँ पर भी इसका आंसर 1 हो जाएगा ना। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और इसका आंसर 1 हो गया ना। और प्लस 2A1 A2 cos 5 बराबर A स्क्वायर। नोट करिए थोड़ा सा। यहाँ क्या हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5 बराबर A स्क्वायर। A बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा ना। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। यह हमारा परिणामी तरंग का आयाम का सूत्र है। ठीक। अच्छा अब देखो एक और सूत्र है प्रारंभिक कला कोण। प्रारंभिक कला कोण ये क्या होता है थीटा होता है ना। थीटा का भी हम लोग मान निकालेंगे कैसे समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से। समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से समीकरण 2 हमारा है A2 साइन 5 नीचे है A1 प्लस A2 cos 5 और इस साइड है A साइन 5 यहाँ है A cos 5। जब समीकरण 2 देखोगे ना इस साइड थीटा होगा ना। A से गया क्या बचा A2 साइन 5 A1 प्लस A2 cos 5 बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स इस साइड हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे हम लोग थीटा बराबर tan इनवर्स A2 साइन 5 नीचे A1 प्लस A2 cos 5। यह प्रारंभिक कला कोण है परिणामी तरंग का। इसका है परिणामी तरंग का। समीकरण 2 बटा 1 का मतलब समझते हो ना 2 वाला ऊपर 1 वाला नीचे। तो 2 वाला ऊपर 1 वाला नीचे इधर भी 2 वाला ऊपर 1 वाला नीचे। परिणामी तरंग की तीव्रता देखो तीव्रता जो होता है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होता है आयाम के वर्ग के। इसको याद रखिए तीव्रता को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं अनुक्रमानुपाती आयाम के स्क्वायर। यहाँ पे हमारा परिणामी तरंग का कैपिटल माने है ना। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारा KA स्क्वायर। I बराबर क्या होगा KA स्क्वायर होगा कि नहीं। ठीक तो I बराबर KA स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से I1 बराबर क्या होगा KA1 स्क्वायर और I2 बराबर क्या होगा KA2 स्क्वायर ना। क्योंकि हमारे पास 3 तरंग है मिला के चलोगे तो पहले तरंग का आयाम है A1 दूसरे का A2 और जो परिणामी तरंग है उसका क्या है A है। ठीक है। तो सूत्र अभी हम सिद्ध किए हैं क्या किए हैं A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ना और प्लस 2A1 A2 cos 5। इसी में मान रखो A1 स्क्वायर के स्थान क्या लिखेंगे I बटा K। क्या लिखेंगे या तो सभी में K से गुणा कर दो। दोनों पक्षों में K से हम लोग गुणा कर देते हैं। किससे K से गुणा कर देते हैं।
दोनों पक्षों में के से गुणा करने पर हो जाएगा के ए स्क्वायर, के A1 स्क्वायर, के A2 स्क्वायर, 2 के A1 A2 cos फाई। सही है ना? इसके स्थान क्या लिखेंगे बताओ? आई। ध्यान से देखना, इसके स्थान पे इसके स्थान पे प्लस है ना, अब प्लस 2। अब यहाँ फंस गया, यहाँ पे हम भी फंस गए, तुम भी फंस गए। हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, इसको हम लोग के को ना अंडर रूट में 2 ठो लिखेंगे। अंडर रूट के A1 फिर डॉट अंडर रूट के A2 cos फाई। मिलाओ, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2। ध्यान से देखो, A1 करड़ी में अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे हम यहाँ पर, अगर मैं वर्गमूल लूँगा यहाँ पर तो I1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट के, यहाँ क्या हो जाएगा A1। देख रहे हैं ना, दोनों पक्षों का अगर मैं वर्गमूल लूँ तो अंडर रूट I1 बराबर अंडर रूट के A1। इसके स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? I1 वो भी अंडर रूट। सही है ना? इसी तरीके से इसमें भी अगर हम वर्गमूल ले दोनों पक्षों का, करड़ी में I2 बराबर अंडर रूट के A2। इसके स्थान पे यह वाला लिखो, है ना, अंडर रूट I2 cos फाई। नोट करो, ध्यान से देखिए, तीव्रता क्या होता है उसको समझिए। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र का व्यंजक है। प्रकाश में अगर तीव्रता अधिक होता है तो हमें जो है चमकीला दिखाई पड़ता है, अगर तीव्रता कम है या शून्य है तो हमें धुंधला या अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है? और चित्र में तीव्रता हम कैसे प्रदर्शित करें, ध्यान से देखिए, चित्र द्वारा तीव्रता को कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखो यहाँ पे आयाम है ना, यहाँ पे आयाम इतना है। आयाम क्या होता है? माध्य स्थिति की एक और अधिकतम विस्थापन। यहाँ से यहाँ तक आयाम जो दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम। ठीक है, तो आयाम निकालिए तो इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाता है? तीव्रता। लेकिन मान लो जब तरंग यहाँ पे पहुँचा है तब यहाँ तो आयाम शून्य है, मतलब यहाँ विस्थापन क्या है? शून्य है। यहाँ पर तीव्रता क्या हो गया? शून्य। अगर एक तरंग इस तरीके का हो और एक तरंग इस तरीके का हो और दोनों का अध्यारोपण कराएंगे, दोनों का अध्यारोपण कराएंगे तो क्या होगा? प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी, मतलब अंधेरा होगा। तो तीव्रता का ग्राफ यह हो जाएगा, जहाँ पर आयाम शून्य है वहीं तीव्रता का ग्राफ हो जाएगा। समझ लो कैसे, फिर से एक तरंग यह हो गया और एक तरंग यह हो गया। इन दोनों का अध्यारोपण से एक नया तरंग जब मिलेगा हमें तो वाई होगा, तो वह इसी तरीके का होगा। उसमें माध्य स्थिति के ऊपर और माध्य स्थिति के नीचे कंपन नहीं होगा। माध्य स्थिति के ऊपर और माध्य स्थिति के नीचे कंपन नहीं होगा। तो हमारा जो तीसरा, इन दोनों के परिणामी से जो परिणाम से जो नया ग्राफ मिलेगा, मतलब नया तरंग मिलेगा, वह किस तरीके का होगा? इस तरीके का होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कला विपरीत है। ये दोनों का कला क्या है? विपरीत है। इन दोनों का कला विपरीत है, तो दोनों के परिणाम से जो नया तरंग मिलेगा वह इस तरीके का होगा। ठीक है? अब जब दोनों तरंग की कला समान होगा, समझ लिया, एक तरंग है ए, एक तरंग यह भी है, यह क्या है? ए। इसका आयाम क्या है? ए। इसका भी आयाम क्या है? ए। जब ये दोनों तरंग अध्यारोपण करेंगे, जब ये दोनों तरंग अध्यारोपण करेंगे तो जब नया तरंग हमें मिलेगा तो उसका आयाम कितना होगा? 2a। कितना होगा? 2a। ठीक है? यहाँ पे तीव्रता अधिकतम होगा,
जो नया ग्राफ मिलेगा वो बहुत अधिक ऊपर और बहुत अधिक नीचे, मतलब 2a ऊपर 2a नीचे करके ऐसे चित्र बनाएगा अपना, ऐसे 2a ऊपर 2a नीचे। इन दोनों के परिणामी से, इन दोनों के परिणामी से जो नया ग्राफ मिलेगा उसका चित्र कैसे होगा? अक्ष के न तो ऊपर जाएगा न तो नीचे या इसी पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर क्या है? शून्य है। यहाँ तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर क्या है? और इसमें तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर क्या है? अधिकतम है। क्या है? अधिकतम है। बात समझ आया? तो अधिकतम तीव्रता में हमें प्रकाश चमकीला दिखाई देता है, वहाँ पे जो भी चित्र बनेगा चमकीला रहेगा, और जब न्यूनतम तीव्रता रहेगा वहाँ पे हमें धुंधला दिखेगा। ठीक है, तो यह परिणामी तरंग की तीव्रता है। अब हमें ये पता करना है कि कब कब परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी और कब कब परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होगी। जब जब परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होगी तो वहाँ पे जो व्यतिकरण प्राप्त होगा उसको हम लोग संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में चित्र हमें चमकीला मिलेगा, जो हमें फ्रिंज प्राप्त होगा वो क्या होगा? चमकीला। जब तीव्रता हमें शून्य मिलेगी, मतलब न्यूनतम, तो वहाँ पे हमें विनाशी व्यतिकरण होगा, और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता एकदम कम होगा। ठीक है, मतलब चित्र धुंधला दिखेगा। ठीक, तो संपोषी व्यतिकरण होता है जब व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है, तब उस व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। उस व्यतिकरण को क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तीव्रता अधिकतम होना चाहिए। तीव्रता का सूत्र अभी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 2√I1 cos φ। ठीक, देखो तीव्रता अधिकतम होना चाहिए। तीव्रता अधिकतम कब होता है? जब दो तरंगे समान कला में मिलते हैं। समान कला अभी हम समझाए हैं, जैसे एक तरंग का श्रृंग फिर दूसरे तरंग का श्रृंग एक साथ मिल गए, तो दोनों जो नया तरंग मिलेगा उसका परिणामी इस तरीके का होगा। ठीक है, डबल हो जाएगा। तो कब कब जो है श्रृंग और गर्त आपस मिलेंगे, उसके लिए हमें cos φ का अधिकतम मान ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? हाँ, cos φ का अधिकतम मान क्या होता है? हम साइड में लिखते हैं। देखो, cos φ का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान ऋण 1 होता है। cos φ का अधिकतम मान क्या होता है? धन 1, और न्यूनतम मान क्या होता है? ऋण 1 होता है। यह कब कब अधिकतम होगा? ध्यान से देखो, φ बराबर 0 पर अधिकतम होगा, फिर 2 π पर अधिकतम होगा, फिर 4 π पर अधिकतम होगा, फिर 6 π पर अधिकतम होगा। इसलिए हम लोग इसका व्यापक रूप बनाए हैं 2n π। क्या बनाए हैं? 2n π। n का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 रखते जाओ, हो जाएगा। फिर से समझ लो, cos φ बराबर 1 ना, इसको हम दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं। तो cos φ बराबर हो जाएगा cos 0 ना, कामा cos 2 π, फिर cos 4 π, फिर cos 6 π, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। cos 2n π। n क्या है? पूर्णांक है, ऋणोत्तर धन पूर्णांक, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। पहले यह लाइन, फिर यह लाइन, फिर फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0, 2 π, 4 π,
6 पाई, ऐसे डॉट डॉट आगे, इसको हम लोग व्यापक रूप में क्या लिखते हैं 2n पाई। एक बात हमेशा ध्यान देना, समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई का मान 2n पाई, ये साइड में लिख लो। यहाँ पर देखो ध्यान से, समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा, समपोषी व्यतिकरण के लिए कास फाई बराबर कितना होगा +1 ना। तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, यह I बराबर I1 I2 + 2 √I1 √I2, इसका मान एक हम लिखेंगे नहीं, लिख दे रहे हैं, चलो। I बराबर √I1 का वर्ग, ध्यान से देखो, I बराबर √I1 का वर्ग, इसको क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं हम लोग √I2 का वर्ग +2 √I1 √I2, a² + b² + 2ab। हमारा सूत्र क्या बना, I बराबर I1 + I2 वो भी √में का वर्ग, यह हमारा सूत्र हो गया। अधिकतम तीव्रता I max लिख सकते हैं, आप क्या लिखेंगे I max मतलब मैक्सिमम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता I max, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और यह पॉइंट भी नोट होना चाहिए कि फाई मतलब जब जब समपोषी व्यतिकरण होगा फाई का मान 2n पाई। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए हम लोग कलांतर कितना पाए 2n पाई ना, तो पथांतर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना है यहाँ पर। समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर भी नोट कर लो, समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना हो जाएगा, Δx बराबर 2 पाई बटे लेमडा अपान 2 पाई गुणे कलांतर। पथांतर बराबर लेमडा अपान 2 पाई गुणे कलांतर, ये पिछली कक्षा में का सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। Δx बराबर हो जाएगा लेमडा अपान 2 पाई, और समपोषी व्यतिकरण है तो इसके लिए कलांतर कितना है 2n पाई, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो Δx बराबर n लेमडा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। फिर से देखो, समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, Δx बराबर लेमडा अपान 2 पाई गुणे कलांतर, Δx बराबर लेमडा अपान 2 पाई गुणे कलांतर का मान 2n पाई, 2 2 से गया, पाई पाई से गया, n लेमडा। जब व्यतिकरण की घटना में परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम होती है, तब उस व्यतिकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण। तीव्रता कब न्यूनतम होती है, जब दोनों तरंगे विपरीत कला में मिले, जब दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलेंगे, तीव्रता कितना होता है, न्यूनतम। इसको जोड़ेंगे तो आयाम शून्य, आयाम शून्य होगा, तीव्रता शून्य। क्यों, आयाम शून्य हो गया, जैसे I बराबर a² होता है, जब आयाम शून्य रहेगा तो तीव्रता शून्य ही होगा। बात समझ आया। जब दो तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी, जिन जिन बिंदुओं पर दोनों तरंग एक ही दिशा में संचरित हो रही है, उनके अध्यारोपण से नया तरंग प्राप्त होता है। जब नया तरंग का आयाम क्या होता है, इन दोनों तरंगों के परिणामी आयाम, मतलब इन दोनों तरंगों के आयामों का परिणामी योग। तो जिन जिन बिंदुओं पर परिणामी योग शून्य होगा आयाम का, वहाँ पर तीव्रता क्या होगा, शून्य होगा। उसको हम लोग बोलते हैं उस बिंदु को विनाशी व्यतिकरण। उस बिंदु पर जो प्रकाश की जो पट्टी होती है वो धुंधला होता है, अंधेरा होता है। वहाँ पर समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, वहाँ पे प्रकाश चमकीला दिखाई देता है। व्यतिकरण में इस तरीके का पट्टी बनता है, पर्दा पर ऐसे बनता है, समान चौड़ाई की पट्टियाँ बनती है, चमकीला धुंधला, फिर चमकीला फिर धुंधला।
फिर चमकीला, धुंधला, इसी तरीके का पट्टी बनता चला जाता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगा वहाँ पर चमकीला पट्टी, और जहाँ जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होगा वहाँ पर धुंधला पट्टी। तीव्रता कब न्यूनतम होगा? जब दोनों तरंगे समान विपरीत कला मिलेंगी। इस तरीके का पहला वाले रहेगा, इस वाला इस तरीके का दूसरा वाला, तो वहाँ पे तुरंत जो है विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक, तो देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए हम लोग सूत्र कुछ प्राप्त करते हैं। I बराबर क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई। सही है ना? अच्छा, cos फाई का न्यूनतम मान क्या होता है? माइनस। ध्यान से देखो, cos फाई का न्यूनतम मान निकालना है माइनस, क्योंकि हमें आई मीन चाहिए। क्या चाहिए? आई मीन मतलब मिनिमम तीव्रता, इंटेंसिटी, सबसे न्यूनतम तीव्रता। क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 और माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos फाई का मान हम रीड 1 लिखे है ना, या धन करके यहाँ पर रीड 1 लिख दे रहे हैं। इसको यहाँ पर रीड लगाएंगे, कितना आ जाएगा? आई मीन अंडर रूट I1 का वर्ग प्लस अंडर रूट I2 का वर्ग माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट आई मीन बराबर अंडर रूट I1, नेगेशन आप लिख देंगे, चलो ऐसे माइनस अंडर रूट I2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक, विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई बराबर रीड 1, तो cos फाई का मान रीड कब होता है? पाइप होता है ना, फिर cos 3 पाइप होता है, cos 5 पाइप होता है। ऐसे तो हम फाई का व्यापक रूप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? cos 2n माइनस 1 पाइप। ठीक, तो फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 पाई। यहाँ पे n का मान 1 2 3 4 ऐसे रखते चले जाएंगे। विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर है। क्या है? कलांतर। फाई बराबर 2n माइनस 1 पाई। इसको साइड में लिख लो। यहाँ आप लिख लो, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? डेल्टा x बराबर लेमडा अपान 2 पाई गुणे कलांतर। तो कलांतर का मान हम लोग लिखे यहाँ पर है डेल x बराबर लेमडा अपान 2 पाई गुणा 2n माइनस 1 पाई। पाई पाई से गया, 2 से यहाँ भाग दे दीजिए। डेल्टा x बराबर 2n माइनस 1 बटे 2 लेमडा। फिर क्या होगा? 2 से भाग देंगे तो n माइनस 1 बटा 2 लेमडा। ठीक, यह विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर है।